ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट गायनी स्टेशन। ठीक है जी, गायनी स्टेशन में दो तरह की चीज़ें आप लोगों को एनआरई स्टेप 2 में मिलती है। या तो वो आप लोगों को एक केस बना के देंगे कि पेज पे उन लोगों ने केस देखा होगा और उस केस की आप लोगों ने डायग्नोसिस करनी है, उसके इन्वेस्टिगेशन बताने हैं और ट्रीटमेंट बतानी है। ठीक है जी। या फिर वो गायनी के अंदर आप लोगों को कहेंगे कि एमिनूरिया की हिस्ट्री ले ले, डिसमिनूरिया की हिस्ट्री ले ले। ठीक है जी। तो दो तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस मॉड्यूल्स आ सकते हैं, या तो हिस्ट्री टेकिंग है और या केस है। तो इस क्लास के अंदर हम गायनी के अंदर केसेस डिस्कस करेंगे और आप लोगों के पास गायनी के नोट्स पड़े होंगे। तो मेजॉरिटी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, वो आप लोगों ने जाके जस्ट टीवी से रिवाइज करना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि गायनी में अगर हमने हिस्ट्री लेनी है तो उसकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो फॉर्मेट है वो सिखाऊंगा और 6-7 हिस्ट्री ऐसी है लाइक डिसमिनूरिया, एमिनूरिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, ल्यूपूरिया। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो कॉमन हिस्ट्रीज है वो मैंने लिखी भी है, वो आप लोग रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गायनी की डेफिनेशन देख, आप लोगों से कोई ये पूछे कि व्हाट इज गायनी? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच वी स्टडी द फंक्शन एंड डिजीजेज दैट इज स्पेसिफिक टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गायनी। तो लिखे ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील the function and diseases specific to female reproductive system, that is called gynae। so gynae के अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन को और इसके साथ जो स्पेसिफिक डिजीज़ होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे पे अलग स्टेशन पढ़ेंगे, उसमें हम मदर वर्सेस फीटस की केयर को डिस्कस करते हैं। जो प्रेगनेंसी होती है वो ऑब्स्टेटिक है, ऑब्स और गायनी में फ़र्क है। जस्ट इस स्टेशन में हम गायनी को फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे पे जो स्टेशन होगी वो ऑब्स अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, दैट इज़ व्हाट गायनी इज ऑल अबाउट। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप लोगों से कभी कभार वाइवा में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स वो पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले लिखे दैट इज कॉल्ड टेलार्की। आप लोगों से जस्ट वाइवा में पूछता है कि व्हाट इज टेलार्की? दैट इज द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स इन रिप्रोडक्टिव इन प्यूबर्टी व्हेन द फीमेल रीच टू प्यूबर्टी। तो अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बर्ड दैट इज कॉल्ड टेलार्की। तो लिखे अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स इज नोन एज अ टेलार्की। ठीक है जी। और ये आप लोगों को याद रखना है कि इज दी फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल, आप लोग लिख सकते हैं सेकेंडरी प्यूबर्टल साइन टू अपीयर फीमेल्स के अंदर व्हेन दे रीच टू प्यूबर्टी। सो द फर्स्ट प्यूबर्टल साइन दैट इज अपीयर दैट इज कॉल्ड टेलार्की एंड दैट इज द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखें दैट इज कॉल्ड मेनार्की। Second number that is called anarchy. So the first time onset of menstrual cycle in pubertal age that is called menarche। इसमें लिखे first time onset of menses that is called menarche। और आखिर में लिख सकते हैं that is pubarchy that is called pubarchy। that is the appearance of hair in pubic area। तो pubic area के ऊपर hair appearance को क्या कहते हैं? pubarchy। तो appearance of hair in pubic area that is known as a pubarchy। तो ये 3 टर्म्स आप लोगों ने याद रखने हैं। दे आर रिफर्ड एज प्यूबर्टल साइंस। ये फीमेल के अंदर क्या है? प्यूबर्टल साइन है। इसमें जो सबसे पहले प्यूबर्टल साइन अपेयर होती है वो टेलार्की है, इसके बाद मेनार्की एंड प्यूबार्की। ठीक है जी। अभी जो मेनार्की है ये फीमेल के अंदर तकरीबन 12 से लेकर 14 साल या 12 से लेकर 16 साल के दरमियान आती है। ठीक है, कुछ फीमेल में मेनार्की 16 साल की उम्र तक भी नहीं आती, उसको हम फिर एमिनूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनूरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके बाद यहाँ पे लेके इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें आप लोग को आनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में 3-4 चीजें हैं जो आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। एक्चुअली फिजियोलॉजिकल monthly cycle which is controlled by different hormone
हार्मोन्स which increases the chances of what answer is fertility। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मंथली साइकिल ऑफ द फीमेल भी कहते हैं। ये एक रेगुलर फिजियोलॉजिकल हार्मोन बेस्ड साइकिल है जो ईच मंथ होता है फीमेल के अंदर, और जिस फीमेल की मंथली साइकिल रेगुलर चलेगी, नॉर्मल चलेगी, इस साइकिल की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होती है, ज्यादा होती है। इफ द फीमेल want to get pregnant, if they want to plan pregnancy, तो menstrual cycle के चलने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होती हैं। सो menstrual cycle सबसे पहले ठीक करना पड़ता है। बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी के इशू होते हैं, वो कहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू प्लान प्रेगनेंसी फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स बट दे कांट गेट कंसेप्शन। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट ये पूछती हैं कि आपकी जो माहवारी है या मंथली साइकिल है वो ठीक है कि नहीं है। अगर उसमें मसले मसाइल है तो फिर पहले उनको ठीक किया जाता है, क्योंकि मंथली साइकिल शुड बी नॉर्मल बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। तो एक नॉर्मल साइकिल है, फिजियोलॉजिकल साइकिल है, और ये हार्मोन कंट्रोलिंग साइकिल है, क्योंकि डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो इन साइकिल को कंट्रोल करते हैं, लाइक FSH है, LH हार्मोन है, ठीक है जी। और इस साइकिल की वजह से प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें लेके फेजेस, इसके अंदर आप लोगों से जस्ट वाइवा में पूछेंगे कि इसके फेजेस बताएं। नंबर 1, इसकी जो फेज है दैट इज कॉल्ड ओवेरियन फेज। एक क्या होता है, ओवेरियन फेज। ओवेरियन फेज के अंदर क्या होता है कि देयर इज मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, इसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ओवेरियन फेज इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज, ठीक है जी। इसमें आप लोगों को 2-3 चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ये जो फेज है ये ओवेलेशन से पहले होती है, अभी तक ओवेलेशन हुई नहीं होती। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो फेज जो ओवेलेशन से पहले होती है, इसको हम प्री ओवेलेटरी फेज भी कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज प्री ओवेलेटरी फेज। प्री से मुराद होता है बिफोर, सो बिफोर ओवेलेशन व्हाटएवर हैपनिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड प्री ओवेलेटरी फेज। इसमें लिखें इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये प्री ओवेलेटरी फेज या ओवेरियन फेज के अंदर जो मेन हार्मोन होते हैं दैट इज कॉल्ड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। सो दीज आर द 2 हार्मोन व्हिच मेनली कंट्रोल ओवेरियन फेज या प्री ओवेलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आखिर में आप लोग ये लिख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से अगर आप लोगों से वाइवा में ये पूछें कि किसी फीमेल की जो ओवेरियन फेज होता है ये कितने दिनों तक होता है, तो आप लोग लिखे इट इज वेरिएबल इन नेचर। ये क्या होता है, वेरिएबल। इसकी जो डेज होती है दे आर नॉट फिक्स, ये हर फीमेल के लिए अलग अलग होता है। कुछ फीमेल में इसका दौरान या 13 दिन का होता है, कुछ फीमेल में 14 दिन का होता है, और इवन कुछ फीमेल में 20 दिन तक भी चला जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ओवेरियन फेज है इट इज वेरिएबल इन नेचर। ये क्या होता है, वेरिएबल इन नेचर, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है जी। अब इसके बाद जब ओवेरियन फेज के अंदर फॉलिकल की मैच्योरेशन होती है तो फिर एक फॉलिकल बनता है द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं ग्रेपियन फॉलिकल। कौन सा, ग्रेपियन फॉलिकल। और उस ग्रेपियन फॉलिकल के ऊपर एक हार्मोन आता है जिससे वो ओवम को रिलीज करती है, और द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेपियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो आप लोग लिखें द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब आप लोग को ओव्यूलेशन ये पता होना चाहिए कि जो ओव्यूलेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे लिखें रिलीज ऑफ ओवम या एग फ्रॉम ग्रेपियन फॉलिकल। द मोस्ट मेच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड ग्रेपियन फॉलिकल। तो ग्रेपियन फॉलिकल से ओवम की रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये पता होना चाहिए वाइवा के अंदर दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LH हार्मोन दैट इज कॉल्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेशन में किस हार्मोन का रोल होता है, FSH, और ग्रेपियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज करने में LH हार्मोन होता है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखें इट इज ड्यू टू, ये स्टार करें वाइवा के लिए, इट इज ड्यू टू LH सर्ज। ये किस वजह से होता है, LH सर्ज की वजह से होता है। जो FSH और LH हार्मोन है ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, लेकिन जो FSH है ये फॉलिकुलर स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, और जो LH हार्मोन है ये ग्रेपियन फॉलिकल से किसको रिलीज करता है, ओवम, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं इट इज यूजुअली अकर ऑन 14th डे। ये किस डे पे होती है, 14 डे। उस केस के अंदर जिस केस में फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है। तो जिस फीमेल की साइकिल नॉर्मल रेगुलर कितने डेज की होती है, 28, तो उन फीमेल के अंदर जो ओवम रिलीज होने की दिन होती है दैट इज 14 डे। लेकिन आपसे सर जस्ट वाइवा में ये पूछ सकते हैं, वहां पे मैम बैठी होगी कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है। तो ग्रेपियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और वो किस वजह से होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। देखें इसमें 1-2 चीजें आप लोगों ने यहां से भी समझनी है। अगर मिसाल के तौर पे दिस इज फॉर एग्जांपल अ ग्रेपियन फॉलिकल, ये क्या है, ग्रेपियन फॉलिकल। ग्रेपियन फॉलिकल का सबसे बाहर जो लेयर है इसको जोना पेलोसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा। तो जोना मीन लेयर, जोन का मतलब लेयर होता है, तो दैट इज जोना पेलोसिडा। अब यहाँ पे देखें इस
ग्रेपियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम होती है, दैट इज कॉल्ड ओवम। अब ये जोना पेलोसिडा के सेल हैं, लेकिन कुछ जोना पेलोसिडा के सेल जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं एंड दे स्पेसिफिकली रैप्ड अराउंड द ओवम। ये किसके इर्द गिर्द आ जाती है, ओवम के इर्द गिर्द। ये थोड़ा सा डिटेल स्टडी है, बट हम वाइवा को प्रिपेयर करेंगे तो हम क्विकली आगे चलेंगे। और आप लोग के पास जो एनआरई स्टेप 1 के नोट्स हैं, आप लोगों ने इन टॉपिक्स को जाकर थोड़ा सा पढ़ना भी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ये कौन सा फॉलिकल है, ग्रेपियन फॉलिकल, ये जोना पेलोसिडा है। और कुछ जोना पेलोसिडा जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली किसको सराउंड करते हैं, ओवम को। तो ऐसे स्पेसिफिक जोना पेलोसिडा सेल जो स्पेसिफिकली किसको सराउंड करे, दैट इज ओवम को, इसको हम कहते हैं कॉलुमस ऊपोरस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलुमस ऊपोरस। So columns ooporus are those specific zona pellucida cell that surrounded the ovum, जो किसको सराउंड करती है, ओवम को सराउंड करती है। अब ऑन 14 डे हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH कहते हैं। एंड दिस LH कम एंड दे एक्ट ऑन द जोना पेलोसिडा सेल स्पेशली कॉलुमस ऊपोरस। जब ये इधर काम करता है तो इसको ये रप्चर करता है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। और जब ये रप्चर करता है तो यहाँ से क्या रिलीज होगी, ओवम रिलीज होगी, ये बाहर निकलेगी ना। और इस ओवम की रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये ओवम रिलीज हो गई किस फॉलिकल से, ग्रेपियन फॉलिकल से, और रिलीज किसने कराई है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कराई है, ठीक है जी। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। अब सवाल ये है, फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे ये बताएं, दीज आर द सेम जोना पेलोसिडा सेल, ये जोना पेलोसिडा है। और अगर आप लोग देखते हैं ये कॉलमस ऊपोरस है, क्या है, कॉलमस ऊपोरस। तो ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल के अंदर जिसमें जोना पेलोसिडा और कॉलमस ऊपोरस हो, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेपियन फॉलिकल। किसकी बात होगी, ग्रेपियन फॉलिकल। अब मुझे ये समझाएं कि इस ग्रेपियन फॉलिकल के अंदर ओवम है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। सो दिस इज द ग्रेपियन फॉलिकल बिफोर ओव्यूलेशन एंड दैट इज द ग्रेपियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ऐसा ग्रेपियन फॉलिकल अब जिसमें अब ओवम नहीं हो, ओव्यूलेशन के बाद, इसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कार्पस लूटियम इज अ स्ट्रक्चर which is formed from ग्रेपियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो जब ग्रेपियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होती है उसके बाद उसका जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ जी, दैट इज नोन एज कार्पस लूटियम। इसको हम कार्पस लूटियम कहते हैं। अभी जो कार्पस लूटियम है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर विच रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी MCQs या वाइवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ईच मंथली साइकिल, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है, कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम की जो मेन सोर्स है वो क्या है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। अब और से सुने, एक्चुअली ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये करेगा क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस बॉडी है एंड दैट इज कॉल्ड फीटल वोम। इसको क्या कहते हैं, फीटल वोम, या इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी में फीटल होम इसको कहते हैं, क्योंकि 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है इसमें जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होती है। अब यूट्रस का ये जो मेन एरिया है इसको हम कहते हैं बॉडी, और यूट्रस की बॉडी को हम कार्पस भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पस। अब एक्चुअली यूट्रस का जो सबसे अंदर वाला लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। और जो एंडोमेट्रियम है इसके 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 2। एक मैंने डॉटेड फॉर्म में ये रेड कलर में ड्रा की है और एक मैंने ब्लैक इस तरह ड्रा की है। तो ये जो डॉटेड फॉर्म रेड है और ये जो ब्लैक है, ये दोनों 2 लेयर्स है एंडोमेट्रियम के। किस चीज के, एंडोमेट्रियम। फिर इसके अलावा बाहर की तरफ मायोमेट्रियम है और फिर उससे बाहर यहाँ पे पेरीमेट्रियम है। यहाँ पे क्या है, पेरीमेट्रियम है। अब सवाल ये है कि एंडोमेट्रियम का ये जो लेयर है ये किसको फेस कर रहा है, सवाल, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिन ऑफ द यूट्रस। किसकी तरफ, ल्यूमिन की तरफ। इसको कहते हैं फंक्शनल लेयर। इसका नाम क्या है, फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। और ये वाला वो लेयर है जो किसको फेस कर रहे हैं, मायोमेट्रियम की तरफ। इसको बेसल लेयर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसल लेयर। तो आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है बेसिक कि जो एंडोमेट्रियम है इसके 2 लेयर होते हैं, फंक्शनल लेयर एंड बेसल लेयर। जो फंक्शनल लेयर है ये यूट्रस की ल्यूमिन को फेस करता है और जो बेसल लेयर है ये मायोमेट्रियम की तरफ होता है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे, अब ये जो ओवम है जब ये रिलीज होती है तो इट इज एक्टिव फॉर 72 आवर्स। 72 घंटे तक ये वेट करती है कि इसको कहीं पे स्पर्म सेल मिल जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। नाउ दिस ओवम स्टे इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर हाउ मेनी आवर्स, 72 आवर्स। 3 दिन तक ये स्टे करेगी। अगर इन 3 दिनों में उनको कहीं पे स्पर्म मिलते हैं तो दे विल फॉर्म जाइगोट। वो क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी, और जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। The union of male sperm with female ovum is called fertilization and they lead to pregnancy। फिर वो प्रेगनेंसी करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब ये ओवम रिलीज होती है, now this ग्रेपियन follicle convert into कार्पस लूटियम, और वो क्या बनाएगी, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये यूट्रस में जाके प्रिपरेशन कराएगी, ये एंडोमेट्रियल लेयर को प्रिपेयर करेगी। क्या पता कि अब इस ओवम को स्पर्म सेल मिले तो जो जाइगोट बनेगी उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगी, यूट्रस में। तो पहले से एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं। तो एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन प्रेगनेंसी के लिए वो कौन सा हार्मोन करती है, प्रोजेस्टेरॉन।
तो प्रोजेस्टेरॉन का पहला वर्ड पी है, ये प्रेगनेंसी प्रिपेयरिंग हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब कैसे करती है? ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाती है, ये एंडोमेट्रियम को थिक बनाती है, एंडोमेट्रियम को मोर वस्कुलराइज बनाती है। अब इसका मतलब यह है कि जहां पे एंडोमेट्रियम में वस्कुलराइजेशन, ब्लड वेसल ज्यादा होगी तो ब्लड सप्लाई वहां पे अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो अगर यूट्रस जो है वो प्रिपेयर होगा तो बच्चे को होल्ड कर पाएगी, अगर इस ओवम को 72 आवर के अंदर स्पर्म सेल मिल जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब इसमें सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस ओवम को स्पर्म सेल ना मिले, द फीमेल डू नॉट डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इस ओवम को स्पर्म सेल ना मिले, तो फिर ये जो प्रिपरेशन प्रोजेस्टेरॉन ने की होती है ये इसका फिर कोई फायदा नहीं है। फिर क्या होता है, जो प्रिपरेशन की होती है वो शेड होना शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये जो कार्पस लूटियम है ये सेंस करता है कि अब ओवम की डीजनरेशन हो चुकी है, ओवम को स्पर्म सेल नहीं मिला है, तो फिर ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज को क्या करेगी? काम करेगी। तो जब ये कम होगी तो प्रिपरेशन कम पड़ जाएगी, और जब ये कम होगी तो ये कौन सा लेयर है एंडोमेट्रियम का? फंक्शनल। ये जो फंक्शनल लेयर है इसकी शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये शेड होगी इसकी सेल जो गिरेगी तो इसके साथ छोटे छोटे ब्लड वेसल है वो ब्लीड करती है। क्या करती है? ब्लीड करती है, जो फीमेल के अंदर मेंसेस की शक्ल में बाहर आती है। तो मतलब यह है कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस वो होती है जिस दिन एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। सो मतलब द डे ऑन विच द फीमेल हैविंग स्टार्टिंग ऑफ ब्लड, उसको कहते हैं डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब ये है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये हुआ शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। और तकरीबन किसी फीमेल में 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, कुछ फीमेल में 4 दिन तक होती है, लेकिन इसका जो यूजुअल टाइम होता है वो 6 से 7 दिन तक होता है। इसका मतलब यह है कि 7 दिन के बाद फीमेल बात लेती है। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि उस टाइम तक ये जो फंक्शनल लेयर यहाँ पे क्या हो रही है? शेड हो रही है। आफ्टर दैट व्हेन वंस इट शेड कंप्लीटली, तो फिर बाद में जाके ये जो फंक्शनल लेयर होता है ये दोबारा अपने आप को रिपेयर करती है, क्योंकि इट्स मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल, और जो एपिथेलियल सेल होते हैं इट हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इसमें क्या होती है? रीजनरेशन होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है इट इज नथिंग, इट इज द शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या होती है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। और जब ये खत्म हो जाएगी तो ये लेयर अपने आप को दोबारा क्या करेगी? ये रिपेयर करेगी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरल कांसेप्ट। तो पहले हमने ओवेरियन फेज पढ़ा था, उसमें फोलिकल की स्टिमुलेशन होगी, प्राइमोडियल फोलिकल प्राइमरी फोलिकल सेकेंडरी में जाएगा, और जो सेकेंडरी फोलिकल है वो मोस्ट मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेपियन फोलिकल। तो ग्रेपियन फोलिकल के अंदर ओवम होती है, और ओवम जो हम रिलीज करते हैं दैट इज अंडर दी LH हार्मोन। और फिर ओवम रिलीज होने के बाद जो ग्रेपियन फोलिकल है उसको कार्पस लूटियम कहते हैं, और कार्पस लूटियम सीक्रेट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। और दूसरी बात, वंस दिस ओवम इज डीजेनरेट, this ovum do not meet with the sperm cell, this corpus luteum decrease the release of progesterone। तो जो प्रिपरेशन हो रही होती है वो फिर शेड होना शुरू हो जाती है, और इस फंक्शनल लेयर की शेडिंग को हम मेंसेस कहते हैं। आप समझ गए? तो इसका मतलब ये है, पहले जो पेज है वो ओवरी में हो रहा था, वो ओवेलेटी है, फिर इसके बाद जनाब क्या है? ओवेलेशन फेज है, और इसके बाद ये यूट्राइन फेज होता है। कौन सा होता है? यूट्राइन। लेकिन वंस द ओवम इज रिलीज, जब ओवम रिलीज हो जाए तो फिर कार्पस लूटियम ने क्या देना है? प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन ने ओवरी में काम करना है कि यूट्रस में? यूट्रस में। ये यूट्राइन फेज का काम करता है। तो ओवेलेशन के बाद जो यूट्राइन फेज होता है वो कांस्टेंट होता है, वो 14 डेज का होता है। कितना होता है? 14 डेज। इसका मतलब जो ओवेरियन फेज है वो वेरिएबल है, जो यूट्राइन फेज है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ओवेलेशन कुछ फीमेल के अंदर 15वें दिन पे होती है, कुछ फीमेल के अंदर 12वें दिन पे होती है। तो ओवेलेशन से पहले का जो टाइम होता है वो वेरिएबल है, बट वंस ओवेलेशन आकर तो ल्यूटियल फेज या जो यूट्राइन फेज है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है? नेक्स्ट एक मिसाल देता हूँ, गायनी के स्टेशन में आप लोगों को ये क्वेश्चन किस तरह मिलते हैं। देखिए, वो आप लोगों से एक सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पर एक फीमेल है। देखिए, अगर एक फीमेल है, ये क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर, अ फीमेल हैविंग 30 days cycle, what will be her ovulatory day। आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर एक फीमेल है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 30 दिन का है, कितने? 30 दिन का है, तो उसकी ओवुलेशन दिन कौन सी होनी चाहिए? तो देखिए, हम इसको जो मालूम करते हैं ना, आंसर करते हैं, तो टोटल डेज कितने हैं? 30 हैं। अब इससे हम माइनस करेंगे, जो ओवुलेशन के बाद है वो फिक्स है, वो कितना है? 14 है। जो से 14 माइनस करेंगे दैट विल बी 16। तो जिस फीमेल की ओवुलेशन 30 डेज की होती है उसकी ओवुलेटरी दिन कौन सी होगी? 16 डे है। इसका मतलब 16 डे पे ओवुलेशन हो चुकी है, और पहले जो 15 दिन है उसमें क्या हुआ है? प्री ओवुलेटरी फेज, वो फोलिकुलर फेज है। ठीक है जी? इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखें, अगर एक फीमेल है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल
मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 32 डेज का होता है, तो उसका ओवेलेटरी डे क्या है? शाबाश, वेरी गुड, 18 है। तो उसकी प्री ओवेलेटरी डेज कितनी होनी चाहिए? 17। मतलब 1 से लेकर 17 दिन तक इसकी जो फोलिकुलर मैच्योरेशन है वो हो रही थी। 18वें दिन पे उसकी ओवेलेशन हुई है, और फिर 19 से लेकर 32 डे तक जो 14 दिन है उसकी यूट्राइन फेज चली है। अब समझ गए क्या नहीं? इस फीमेल में कितने दिन ओवेलेशन है, मतलब कितने दिन फोलिकुलर फेज है? 15, और इस फीमेल में 17। तो जो ओवेलेटरी फेज है वो सब फीमेल के अंदर क्या होती है? वो वेरिएबल होती है। कुछ फीमेल में वो 14 दिन का होता है, कुछ फीमेल में 18 दिन का होता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन फीमेल के अंदर जो ल्यूटियल फेज है या यूट्राइन फेज होता है वो कांस्टेंट होता है, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों से, अब ये तो हिस्ट्री में भी आता है, लेकिन आप लोग को जस्ट मैं हिंट्स देता हूँ। आप लोग घर जाके अपने जो नोट्स हैं वहां से आप लोगों ने ये देखने हैं। आप लोग को ये आ सकता है कि व्हाट इज एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या है? ठीक है जी, जस्ट आप लोग नोट करें, लेकिन आप लोग जाके अपने नोट से पढ़ेंगे। एमेनोरिया की हिस्ट्री ज्यादातर आती है, बट फर्स्ट वी शुड नो कि एमेनोरिया है क्या। ए मीन एब्सेंट, मेनोरिया मीन मेंसेस, एब्सेंट मेंसेस इज कॉल्ड एमेनोरिया। ठीक है जी। अगर एक फीमेल है उसकी मेंसेस आ नहीं रही तो उसको हम क्या कहेंगे? एमेनोरिया। अब देखिए यहाँ पे क्विकली आप लोग को मैं ये बता दूं कि एक्चुअली हमारे पास एमेनोरिया के दो टाइप्स है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। इसमें भी आप लोग को डिफरेंस आना चाहिए। सो प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। अगर एक फीमेल है वो ये कह रही है कि जब से वो प्यूबर्टी में पहुंची है तो प्यूबर्टी के टाइम से ही उसकी फर्स्ट टाइम भी मेंसेस नहीं आई, इसका मतलब यह है फर्स्ट टाइम मेंसेस को हमने क्या नाम दिया था? मेनार्की। तो अगर एक फीमेल है वो इस कंप्लेंट के साथ आई है कि उसकी माहवारी नहीं आ रही, उसकी मंथली साइकिल नहीं आ रही, एंड शी डू नॉट है पास मेनार्की, उसकी फर्स्ट टाइम से भी मेंसेस नहीं आई, वो प्राइमरी एमेनोरिया है। इसका मतलब यह है कि वो एब्सेंस ऑफ मेंसेस जिसमें फीमेल को फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक दफा भी मेंसेस ना आई हो, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी एमेनोरिया। और अगर एक फीमेल है वो ये कह रही है कि हाँ जब वो प्यूबर्टी में पहुंची थी तो उसकी मेंसेस टाइम पे आई थी, द फीमेल पास मेनार्की, बट अभी 5-6 महीने से उसकी मेंसेस नहीं आ रही, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब हिस्ट्री में क्या पूछेंगे? वो कहेगी ना फीमेल के मुझे मंथली साइकिल या मुझे माहवारी नहीं आ रही या मुझे महीने की जो बीमारी है वो नहीं आ रही। मतलब लोग इस तरह आप लोग को वो जो हिंट्स देंगे, या जो आम एक पेशेंट होगा, मतलब वो तो एक गांव से आई होगी ना, तो आपको अपनी जुबान में बताएगी कि मुझे एक महीने की जो बीमारी है वो नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो हम ओडी पारा देखते हैं, कब से नहीं आ रही? मेरी बात क्लियर है? कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं है जब आप खाती है तो आपको अंदाजा होता है कि उससे आपकी माहवारी डिस्टर्ब होती है, ये भी हम पूछते हैं। ठीक है जी। आखिर में सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि आपकी माहवारी कब से नहीं आ रही। तो कब से नहीं आ रही का मतलब क्या आप जब बलूगत में पहुंची थी तब से नहीं है, या पहले थी अब रुकी है? तो आप लोगों ने ये सवाल इसलिए करना है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया की जो लीडिंग काज है वाइवा के अंदर पूछे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो जिन फीमेल को फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेंसेस नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि उन फीमेल के अंदर ज्यादातर चांस होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। द क्लासिकल एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। किसके अंदर? टर्नर सिंड्रोम। उसमें फीमेल शॉर्ट होती है, वेब नेक के अंदर आती है, और वाइट स्पेस ब्रेस्ट या निप्पल के अंदर आती है, और उसमें स्ट्रीक ओवरीज होती है। क्या होती है? स्ट्रीक ओवरीज। और जिस फीमेल के अंदर स्ट्रीक ओवरीज होती है उनकी ओवेलेशन डिस्टर्ब होती है, तो इसमें एमेनोरिया है। जो सेकेंडरी एमेनोरिया है इसका लीडिंग काज होता है प्रेगनेंसी। क्या होती है? प्रेगनेंसी। अगर एक फीमेल आई है, यंग फीमेल, और उसकी माहवारी नहीं आ रही, आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप शादीशुदा है कि नहीं। अगर वो शादीशुदा है तो आप बच्चे की प्लान कर रही, आप प्रेगनेंसी का प्लान तो नहीं कर रही। तो अगर वो प्रेगनेंसी की प्लान कर रही है तो आप बीटा HCG टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? बीटा HCG। पहले देखेंगे कि आया शी इज प्रेग्नेंट आर नॉट। अगर प्रेगनेंसी की वजह से एमेनोरिया है वो फिजियोलॉजिकल है। क्या है? फिजियोलॉजिकल। बिकॉज वंस द फीमेल गेट प्रेग्नेंट तो 9 मंथ्स तक फिर उसकी मेंसेस नहीं आती। क्लियर है? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया दैट इज प्रेगनेंसी। ये क्या है? प्रेगनेंसी है। अगर एक फीमेल है उसको माहवारी नहीं आ रही और इसकी बॉडी के गैर जरूरी जगहों पे बाल है, समझ रहे क्या नहीं, स्पेशली हर्सुटिज्म है, और उसके जनाब फेस के ऊपर दाने भी है, एक्नी है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो PCOS है दैट इज द काज ऑफ एमेनोरिया इन अ लॉट ऑफ केसेस। ठीक है जी। अब फिर कुछ हम ये कहेंगे कि आपको कोई नफ्सियाती बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है ये भी एमेनोरिया करा सकती है। ठीक है जी। तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो भी आप लोग को लॉजिक्स बताऊंगा कौन कौन से सवाल आप लोगों ने करने हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है। फिर आप लोग को ये भी पता है कि डिस्मेनोरिया, मतलब डिस्मेनोरिया के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो डिस का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मतलब जब फीमेल आती है तो उसको जनाब मेंस्ट्रुएशन के दौरान इंटेंस पेन होती है। सो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड
डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया इज अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। आपका दर्द कितने दौरानिया का होता है, दर्द की शिद्दत कितनी होती है, दर्द के साथ आपसे खून निकलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करना है। खून की मिकदार कितनी होती है, दिन में कितने पैड्स आप चेंज करती हैं, ये सारी चीज़ें हम गेस करते हैं। अगर नंबर ऑफ पैड वो ज़्यादा चेंज करेगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं, डिस्मेनोरिया। अब जो डिस्मेनोरिया है इसमें दो टाइप है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब इसके दोनों वजूहात, अब देखें प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी में जो फर्क है वो आप लोगों को मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने याद रखना है। अगर एक फीमेल आती है, उसको मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और आप उसकी जितनी बुनियादी टेस्ट कराते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं, तो मतलब वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न हमें पता ना चले तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। इसका मतलब यह है कि इसके नीचे लिखे इट इज़ मोस्ट लाइकली अननोन इटियोलॉजी। इसकी जो एग्जैक्ट काज है या जो इटियोलॉजी है वो हमें नोन नहीं होती, लेकिन ये बिलीव किया जाता है। अगर आप लोग USMLE CK2 बुक उठाकर देखें तो उसमें लिखा है कि देयर इज हाइपोथेसिस, एग्जैक्ट काज तो नहीं पता बट ये बिलीव किया जाता है कि दैट इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। किस वजह से होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ केमिकल मीडिएटर, जिसका लेवल जब बढ़ता है तो वो यूट्राइन कंट्रैक्शन कराता है, और जब मेंसेस के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है इट कैन कॉज इंटेंस पेन। ये क्या कराती है, इंटेंस पेन। तो डिस्मेनोरिया के अंदर हम फीमेल को यूजुअली ऐसे ड्रग देते हैं जिससे हम प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को क्या करें, कम करें। सो द ड्रग ऑफ चॉइस इज एनसेट्स। क्या देंगे, एनसेट, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं। ठीक है जी। और इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा मेफिनेमिक एसिड देते हैं, पोनस्टान टैबलेट का नाम सुना है कि नहीं, पोनस्टान देते हैं, ब्रोफिन देते हैं। ये सारे के सारे मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर वंडरफुली वर्क, क्योंकि इसका जो मेन काज है लैंडीन का ज्यादा होना है। ठीक है जी। दूसरी बात आप लोग को ये भी बताता चलूं, एक्चुअली यहाँ पे जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है इसका मतलब यह है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू सम अंडरलाइंग काज। अगर पहले से कोई काज मौजूद है, मतलब यूट्राइन के अंदर यूट्राइन इन्फ्लेमेशन है, यूट्राइन कोलेप्स है, फाइब्रॉइड्स है, ठीक है जी, किसी भी काज की वजह से अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसका नाम क्या है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो पहले तो हम पेशेंट को एनसेट देंगे, लेकिन फिर उस काज को भी ठीक करेंगे जिसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज इटियोलॉजी स्पेसिफिक। इसकी जो काज है पहले उसको हम रूल आउट करेंगे, तो जब आप अंडरलाइंग रूट काज को ठीक नहीं करेंगे तो ये कंडीशन भी ठीक हो नहीं होगी। ठीक है जी। तो दैट इज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। फिर इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर एक फीमेल कंप्लेंट के साथ आती है, जस्ट नाम सुने, ये स्टेशन में इतने मिलते नहीं है बट जस्ट आने चाहिए, कि अगर एक फीमेल कहती है कि जनाब वो पूरी एक दिन में एक पैड भी चेंज नहीं करती, मतलब एक दिन के अंदर 24 आवर में वो एक पैड भी चेंज नहीं करती, और जब वो चेंज करती भी है तो मतलब उसकी पैड पे ब्लड बहुत कम होता है, और इसकी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो 2 से 3 दिन तक चलती है फिर खत्म हो जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा है कि कम है, कम है। इसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोमेनोरिया। मतलब इसकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड हाइपोमेनोरिया। ये मैं आप लोग के साथ एक प्रैक्टिकल केस शेयर करता हूँ। 2 हफ्ते पहले मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे साथ में एक घर वाला है, तो उसमें एक फीमेल को इशू था। ठीक है। तो आई जनाब मेरे साथ, उसने मतलब हिस्ट्री दे रही थी कि उसको मेंसेस बिल्कुल उसके थे नहीं, मतलब 2 दिन 3 दिन, और वो भी ना होने के बराबर। ठीक है। बट शी वाज अ बिट ओबीस, वो ओबीस थी। तो मैंने उसको कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करें। जब उसने जाके अल्ट्रासाउंड के अंदर CGH है तो उसको रेट्रोवर्टेड या इनवर्टेड यूट्रस था, उसका जो यूट्रस है वो उल्टा हुआ था। तो व्हेन द यूट्रस बिकम प्रोलैप्स या उल्टा हो जाता है तो फिर उससे जो ब्लीडिंग है अगर होती भी है तो वो अंदर होती है, बाहर नहीं आती, और वो ब्लड पता है जब अंदर रहती है दे बिकम क्लॉट्स। वो क्या बन जाती है, क्लॉट्स बन जाती है, जो खून के लोतड़ है वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन भी होता है और इसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब एक फीमेल है उसको हाइपोमेनोरिया है, आप उनको जनाब प्रॉपरली एक तो गायनेकोलॉजिस्ट को रिफर करें और दूसरा आप उसका अल्ट्रासाउंड करें कि उसकी जो ट्रैक्ट है, यूट्राइन ट्रैक्ट है अप टू विजाइना, वो ठीक है कि नहीं है। अगर उसमें कोई मसला है तो देखिए अब यूट्रस उल्टा था, तो यूट्रस उल्टा होने की वजह से भी जनाब उसको क्या था, हाइपोमेनोरिया। ठीक है। कुछ फीमेल आती है उसको एक दिन में 10-10 15-15 पैड चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है जी। और उसकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको हाइपरमेनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेनोरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हाइपरमेनोरिया होता है तो फिर इसमें जो फीमेल आती है उसकी जो मेंस्ट्रुअल डेज होती है वो ज्यादा दिन तक चलती है या कम दिन तक चलती है, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कितने दिन। ड्यूरेशन अलग चीज है, ब्लीडिंग टेंडेंसी अलग चीज होती है। ठीक है जी। तो हाइपोमेनोरिया डिक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड को कहते हैं, हाइपरमेनोरिया ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड को कहते हैं। तो आप लोगों ने एमेनोरिया या डिस्मेनोरिया, हाइपोमेनोरिया एंड हाइपरमेनोरिया इसके वर्ड याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो गायनी स्टेशन में स्टार पॉइंट है ना, स्टार लेके कंट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें जो आते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है जी। कंट्रासेप्टिव मेथड आप लोगों को गायनी के स्टेशन में 80% चांस होता है, अगर केस मिलता है वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर वो मिलता है। देखिए वहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों से वो डायरेक्ट पूछते हैं। पहले तो कंट्रासेप्टिव मेथड में आप लोगों को बता दूं ये है क्या, दोज मेथड
ऑन द बेसिस ऑफ विच अ फीमेल कैन प्रिवेंट हर प्रेगनेंसी। मतलब वो मेथड जिस पे फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कर भी ले ले उसके बावजूद उसकी जनाब प्रेगनेंसी अचीव ना हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको हम प्रेगनेंसी प्रिवेंटिंग मेथड्स भी कहते हैं। मेरी बात क्लियर है। अब इसके जो तरीके हैं ना, नंबर 1 हार्मोनल मेथड इसमें होता है। मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें पहले का नाम है हार्मोनल मेथड। इसका मतलब यह है कि जो हार्मोन है उसके जरिए भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं इन फीमेल। अब इसके अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा COCP, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद है POP, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होता है। ये जो COCP है उसका सिंपल नाम OCP भी है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल या कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होता है, ठीक है जी। इसमें OCP इसलिए है कि इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं और इसमें सिर्फ क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। अब देखिए ट्रिक वाली क्वेश्चन ये है, अगर एक फीमेल है उसको पहले से ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, क्या है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, और वो आपके पास आती है एंड शी वांट टू टेक बेस्ट कंट्रासेप्शन और वो हार्मोनल मेथड अपनाना चाहती है तो हम उसको COCP का भी नहीं देंगे, क्योंकि जो COCP है उसमें एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन इज अ डिस्ट्रक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ये याद रखें, ठीक है जी। तो इस तरह का फीमेल है उसको ब्रेस्ट कैंसर है एंड शी वांट टू सी कंट्रासेप्टिव मेथड, तो उसके लिए POP है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, ठीक है जी। फिर एक और फीमेल है उसको एंडोमेट्रियल C है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है और उसमें हम कंट्रासेप्शन देते हैं तो वो भी COCP नहीं देंगे, हम उसको POP देंगे। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कार्सिनोमा दोनों के अंदर हम कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल नहीं देते, उनके लिए हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल देते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। बट अगर एक फीमेल है उसको ओवेरियन कैंसर है, कौन सा है, ओवेरियन कैंसर, तो आप उसको COCP देंगे, क्योंकि जो ओवेरियन कैंसर है उसके लिए एस्ट्रोजन इज अ प्रोटेक्टिव, वो क्या है, प्रोटेक्टिव है। तो एस्ट्रोजन 2 जगहों की कैंसर को प्रमोट करता है और 1 जगह की कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है, इट इज अ प्रोटेक्टिव फॉर ओवेरियन कैंसर बट डिस्ट्रक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। समझ रहे कि नहीं, ये 2 पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, यहां से आप लोगों ने गेट करने हैं। अगर एक पेशेंट है उसको DVT है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसको भी हम COCP नहीं देते, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है इट प्रोवोक थ्रोम्बोसिस। ये हम जहां पे क्लाट्स होते हैं, DVT वगैरह होती है, उनके अंदर हम OCP नहीं दे सकते। आप लोगों को पता है जब फीमेल OCP लेती है और OCP अपना काम कर लेती है। अब अगर एक फीमेल है मिसाल के तौर पे इज अ कैंडिडेट, आई टेक OCP, now OCP in my body goes into pituitary gland and inhibit the release of FSH and LH हार्मोन। किस चीज की, FSH LH, और इन दोनों हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो OCP है दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और जब वो नहीं आएंगे तो जब FSH नहीं आएगा तो फोलिकुलर स्टिमुलेशन नहीं होगी, जब LH नहीं आएगा तो ओवुलेशन नहीं होगी, और जब ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है नहीं है। तो OCP हाउ प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बिकॉज दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH LH की रिलीज को कम करते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन डिस्टर्ब होती है, तो फिर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, ठीक है। अब जो फीमेल है वो OCP लेती है, डेली पिल लेती है, तो एक टेबलेट जब वो खाती है तो इसका मतलब अगर उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी लेती है तो उसको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो OCP की जो मेडिसिन है ये जब अपना काम कर लेती है तो उसको कहीं पे मेटाबोलाइज भी तो करना है, ड्रग एलिमिनेशन भी तो होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि एक ड्रग उसने खाया कल खाया और बॉडी में जमा होती रहे, तो ये तो अनवांटेड साइड इफेक्ट करा सकेगी क्या नहीं। तो इसका मतलब OCP मेडिसिन की जो मेटाबोलिज्म है ये लीवर में होती है, कहाँ पे, लीवर में। तो जिस पेशेंट को पहले से CLD है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, उसकी लीवर इंजरी है, आप उसको OCP नहीं दे सकते, क्योंकि जो OCP है दे शुड मेटाबोलाइज इन द लीवर, और अगर आप लीवर फेलियर पेशेंट में देंगे तो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और इसकी अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, breast cancer, endometrial cancer and chronic liver disease, these all are the contraindication for COCP, ठीक है जी। इसमें हम combined oral contraceptive pill यूज नहीं करते, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आप लोगों ने वाइवा में याद रखना है कि अगर एक फीमेल है, और ये क्वेश्चन आता है नम्स के अंदर, एक क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है, और क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक फीमेल है एंड शी वर्क एज अ नर्स, या एक फीमेल है शी वर्क एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और आपके साथ वो सेम हॉस्पिटल में काम करती है और आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम करते हैं, मतलब वो आपके पास आती है कि आई वांट बेस्ट कंट्रासेप्शन, और उसकी एज जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान है। कितना, 18 से 30, या वो 22 साल बताएगी या 24 साल बताएगी, और वो केस के अंदर ये भी बताती है कि हर मेडिकल हिस्ट्री वाज अनरिमार्केबल। इसका मतलब ये है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल क्या है, ठीक है, उसको न DVT है न कैंसर है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब द बेस्ट कंट्रासेप्शन इन ए यंग फीमेल विदाउट एनी कंट्राइंडिकेशन, दैट इज COCP। क्या देंगे, COCP। तो ये जो हार्मोनल मेथड होते हैं ये बेस्ट होते हैं अगर हम इस्तेमाल करते हैं कितने साल की उम्र के दरमियान, 18 से 30 साल के दरमियान। तो यंग एज इसके अंदर ज्यादा काम करती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट है
इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD नाम सुना है कि नहीं? तो IUCD इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कुछ फीमेल आती है, इसमें आप लोगों को देखें, इसमें एक होता है मेरिना, क्या होती है? मेरिना, और एक होते हैं कॉपर टी। दीज आर द डिवाइसेस यूज फॉर दी कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ये जो कॉपर टी है ये टी शेप डिवाइस होती है और ये बनी किस चीज़ से होती है? कॉपर से। ये क्या होता है? ये गायनोकोलॉजिस्ट पेशेंट को लेटार्टमी पोजीशन में लेटाती है और थ्रू वेजाइनल कैनाल ये जाके यूट्रस में रखती है। इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, दोज डिवाइसेस विच वी पुट इन द यूट्रस एंड दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी, दे आर कॉल्ड IUCD। तो ये इन्वेजिव है कि नॉन इन्वेजिव है? ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसका मतलब यह है कि इसमें हम डिवाइस लेते हैं और थ्रू वेजाइना इसको यूट्रस के अंदर रखते हैं और दीज डिवाइसेस देन प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर टाइम। ये उन फीमेल के लिए बेस्ट होता है जो ये कहती है कि मुझे आने वाले 3 साल 4 साल के लिए बच्चे पैदा नहीं करने। इसका मतलब यह है जो लॉन्ग वक्फा करना चाहते हैं 5 साल तक 10 साल तक, उसके लिए हम IUCD लेते हैं, समझ गए? तो IUCD जो होती है इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर टाइम और ये उन फीमेल के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है जिसकी उम्र 30 से लेकर 35 साल की उम्र में होता है। किसे? 30 से लेकर 35, और ये लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन को प्रिवेंट करती है। ये जो मरीना डिवाइस है ये तकरीबन 5 साल तक कंट्रासेप्शन प्रिवेंट करती है और जो कॉपर टी है ये तकरीबन 10 साल तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन इसमें जस्ट 2-3 चीज़ ये है कि जब आप इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं यानी यू पुट डिवाइस इन द यूट्रस तो केयरफुल रहना है, ऐसा ना हो कि यूटराइन परफोरेशन ना हो। क्या होना हो? यूटराइन परफोरेशन। ऐसा ना हो कि आप एबनॉर्मली एंडोमेट्रियम को हिट करें तो एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर में मतलब यूटराइन परफोरेशन, एंडोमेट्राइटिस, तो अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ ले जा सकते हैं जिससे अदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID वगैरह भी हो सकती है। ठीक है जी। तो दीज डिवाइसेस शुड बी पुट इन द यूट्रस बाय अ प्रोफेशनल एंड ट्रेंड गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है जी। ये प्रोफेशनल और ट्रेंड गायनोकोलॉजिस्ट होती है जो इन डिवाइसेस को रखती है। अब ये जो डिवाइस है ये जब हम रखते हैं, हाउ दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी, these devices when put in the uterus they can cause foreign body reaction। ये क्या कराते हैं? फॉरेन बॉडी रिएक्शन, और ये लोकली यूट्रस को अनफेवरेबल बनाती है फॉर द स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। और दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे दिस इज द यूट्रस बॉडी और यहाँ पे वेजाइनल कैनाल है, तो यहाँ पे इस साइड पे एक फिलोपियन ट्यूब होती है और इस साइड पे फिलोपियन ट्यूब होती है। और आप लोगों को पता है कि जो ओवम और स्पर्म सेल है वो ट्यूब के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे? ट्यूब के अंदर। तो अब सवाल ये है कि जब यहाँ से डिवाइस हम लेके आते हैं, देखिए ये एक डिवाइस है, अब ये कौन से लेटर शेप में है? टी शेप में है। तो जो टी शेप डिवाइस होती है ये यूट्रस में ऐसे रखा जाता है कि इसका एक एंड इस ट्यूब को बंद करे और एक एंड इस ट्यूब को बंद करे। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए स्पर्म सेल ऊपर भी आते हैं तो ये कांट रीच टू द ट्यूब, ये ट्यूब तक पहुंच नहीं सकते, और अगर इधर ओम है तो वो नीचे भी नहीं आ सकती। तो मतलब एक तो ये एंट्री को ब्लॉक करता है। दूसरी चीज ये है ये जो डिवाइसेस होती है ये जहाँ की सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाती है। क्या बनाती है? थिक बनाती है। और जो म्यूकस थिक है उसमें स्पर्म सेल की जो असेंडिंग मूवमेंट है वो इफेक्टिव नहीं होगी, तो स्पर्म सेल एक तो पहुंचेगी नहीं, और दूसरी बात ये फ्लो को भी क्या करती है? ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। एक और बात गौर से सुने, एक्चुअली ये जो टी डिवाइस है ये किससे बनी होती है? कॉपर। तो इसके ऊपर कॉपर कोटिंग होती है। अगर स्पर्म सेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए अंदर आ भी जाते हैं स्पर्म सेल, तो दी स्पर्म सेल व्हेन हिट दिस कॉपर, समझ रहे? जब ये कॉपर के सामने आते हैं दिस कॉपर है स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है? स्पर्मिसाइडल। ये स्पर्म को किल करती है। इसका मतलब यह है कि कॉपर इटसेल्फ इज अ वेरी डेंजरस फॉर द स्पर्म सेल। ये स्पर्मिसाइडल है, और दोज एजेंट विच किल द स्पर्म दे आर स्पर्मिसाइडल एजेंट। एक तो कॉपर खुद स्पर्म को किल करती है, और दूसरा अगर थोड़े बहुत स्पर्म सेल रह भी जाए तो उसके आगे के लिए जगह भी ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब देखिए यहाँ पे ये तो यंग फीमेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शर्त यह है कि जो कंट्राइंडिकेशन है वो ना हो, और ये उन फीमेल में यूज होता है जो लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन करना चाहती है। इसके बाद कुछ फीमेल होती है वो आती है और मतलब कपल्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि मतलब वो आगे प्रेगनेंसी होना नहीं चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं एंड दे डू नॉट विश टू गेट प्रेगनेंसी इन द कमिंग टाइम। तो फिर उसको कहते हैं परमानेंट मेथड। कौन से? परमानेंट मेथड। एक मेथड वो है जिसमें हम ऐसी कुछ काम करते हैं जिसके बाद फीमेल जो है वो कभी भी प्रेग्नेंट हो नहीं हो सकती, तो लेके परमानेंट मेथड। और जो परमानेंट मेथड है वो मेडिसिन के जरिए होगी कि सर्जरी? वो सर्जरी के जरिए होती है। जो परमानेंट मेथड है इसमें हम एक तो ये करते हैं फॉर एग्जांपल बाइलेटरल ट्यूबल लाइगेशन। क्या करते हैं? बाइलेटरल ट्यूबल लाइगेशन। जो फिलोपियन ट्यूब है उसको लाइगेट करते हैं बाइलेटरली, और जब हम ट्यूबल लाइगेशन करते हैं तो हम स्पर्म सेल और जो ओवम है उसकी मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अगर वो आपस में मीट ना कर पाए तो फिर यह है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और ये सर्जरी के तहत होता है। और जो मेल है अगर वो करना चाहे तो उसमें लिखे वेजेक्टोमी। क्या करते हैं? वेजेक्टोमी। तो जो वेजेक्टोमी है आप लोगों ने डक्टस डिफरेंस का नाम सुना है कि नहीं, या आप लोगों ने वास डिफरेंस का नाम सुना होगा। एक्चुअली जो वास डिफरेंस है या डक्टस डिफरेंस है ये एक ट्यूब होता है जिसके अंदर स्पर्म सेल आगे जाते हैं। ठीक है जी।
अब जो स्पर्म सेल है अगर आप उसकी रास्ते को बंद करेंगे या उस जगह को रिमूव करेंगे तो फिर स्पर्म सेल कैन नॉट रीच टू यूरेथ्रा। तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे पास क्या होता है, वेजेक्टोमी। तो वेजेक्टोमी एंड दैट इज बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, दीज आर द परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। मतलब ये परमानेंट मेथड है जिसके बाद फीमेल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, इसके बाद फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद एक चौथी नंबर पे है विथड्रॉल मेथड। इसको क्या कहते हैं, विथड्रॉल मेथड। अभी जो विथड्रॉल मेथड होता है, फॉर एग्जांपल इसमें आप लोग इसके नीचे लिखे दैट इज कॉल्ड द लीस्ट इफेक्टिव मेथड। ये सबसे क्या है, लीस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसका मतलब यह है कि व्हेन द कपल डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मतलब व्हेन द फॉर एग्जांपल दे डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो पीनस है इफ दे रिमूव फ्रॉम वेजाइनल कैनाल ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इसको विथड्रॉल मेथड कहते हैं। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, कुछ स्पर्म सेल जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होती है, उसका रिस्क बढ़ता है। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड जरूर है, बट ये मतलब रूटीनली हम मतलब ये है कि प्रमोट भी नहीं करते और ये है कि ये इफेक्टिव भी नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है कि बैरियर मेथड। एक क्या होता है, बैरियर मेथड। अब जो बैरियर मेथड है इसमें मतलब जो फीमेल है और मेल ये आते हैं, तो बैरियर मेथड में एक वाइवा क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। बैरियर मेथड में आप लोग लिख सकते हैं कंडोम्स, इसमें यूज करते हैं कपल कंडोम यूज करते हैं और इसमें स्पॉन्जेस यूज करते हैं, वेजाइनल स्पॉन्जेस वगैरह होती है। मेल कंडोम्स एंड फीमेल कंडोम्स दोनों यूज करते हैं, लेकिन मेल कंडोम वाइडली पूरी दुनिया में ज्यादा यूज होती है। ठीक है जी, क्योंकि फीमेल कंडोम जो है उसको यूज करने का तरीका है और वो एक ट्रेंड बंदे के अलावा किसी को इस तरह डायरेक्ट पता नहीं होता, तो ज्यादातर जो पूरी दुनिया में यूज होती है वो मेल कंडोम्स होती है। ठीक है जी। इसके नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। इसका एक फायदा यह है कि ऐसे कपल जो आपके पास आते हैं एंड दे डू नॉट वांट प्रेगनेंसी, दे डू नॉट विश टू कंसीव, मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते, बट उनमें से किसी एक पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है। क्या है, एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो बेस्ट मेथड हम बताते हैं वो बैरियर मेथड है। क्या है, बैरियर मेथड। तो ये वाइवा क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्रासेप्टिव मेथड है जो हम प्रमोट करते हैं टू प्रिवेंट एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उसका नाम क्या है, बैरियर मेथड, जो कंडोम मेथड है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो नुकसान है, कंडोम्स स्लिप हो सकती है, कंडोम रप्चर हो सकती है। अगर ये रप्चर हो जाए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फिर स्पर्म सेल वेजाइनल कैनाल में जाएंगे जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। सो कंडोम रप्चर की वजह से, और कंडोम बनी होती है लेटेक्स से, किस चीज से, लेटेक्स, इससे लेटेक्स एलर्जी भी होती है। क्या होती है, एलर्जी। कुछ मेल होते हैं जिनको कंडोम्स के बाद जनाब बहुत ज्यादा इंटेंस एलर्जीज भी होती है। सो एलर्जी फ्रॉम कंडोम, स्लिपिंग द कंडोम एंड रप्चरिंग द कंडोम, ये तीन ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो आप लोगों ने इसके बारे में याद रखा। इसकी जो एडवांटेजेस है, एक तो इजीली अवेलेबल, ठीक है, फिर चीप है, मतलब एवरीवन कैन, चीप है, एक्सपेंसिव नहीं है, और मतलब ये कि मोस्ट वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो ये सारे के सारे जो मेथड है ना, ये गायनेकोलॉजी के अंदर हम किसके अंदर ले आते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो कंट्रासेप्टिव मेथड में मोस्ट कॉमन मेथड पूरी दुनिया में जो यूज होता है वो बैरियर मेथड है। क्या है, बैरियर। अब आप लोगों ने आंसर करने हैं, एक यंग फीमेल में अगर एवरीथिंग नॉर्मल, विच वन इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड, यस, इसको कहते हैं हार्मोनल मेथड। क्या कहते हैं, हार्मोनल मेथड। वो फीमेल जो लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन चाहती है ईयर्स के लिए, तो फिर हम IUCD रखते हैं, और वो फीमेल जो STI को प्रिवेंट करना चाहती है वो बैरियर मेथड है। वो क्या है, बैरियर मेथड है। और वो फीमेल जो ये कह रही है कि वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है एंड शी डू नॉट विश टू बिकम प्रेग्नेंट इन कमिंग टाइम, तो वो परमानेंट मेथड होता है। ठीक है जी। तो इसके कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने यहाँ से सीखनी। इस तरह गायनी के नोट्स आप लोग के पास पड़े हैं, बट इसके अंदर जो वाइवा क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। अब इसके बाद लिखे अदर टॉपिक्स, अदर इंपोर्टेंट टॉपिक्स। अब ये तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन किए जो सबसे इंपोर्टेंट है और इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलते हैं। अब लिखे जो अदर इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों ने घर जाके देखने हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स है। नंबर 1, आप लोगों ने घर जाके एक दफा देखना है कि व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये तो आप लोगों को नाम सुना होगा ना, दैट इज PCOS। ठीक है जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये आप लोगों ने देखना है। इसके बारे में 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, इसका ट्राइएड होता है। अगर एक फीमेल है एंड शी इज ओबीज, वो क्या है, ओबीज है, उसकी BMI बॉडी मास इंडेक्स भी ज्यादा है, और इसकी गैर जरूरी जगहों पे मतलब हेयर्स है, हर्सूटिज्म है, हर्सूटिज्म है या उसको एक्नी है, और साथ में उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। तो ओबेसिटी, हर्सूटिज्म और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, और इसके साथ जब उसका हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरी, थिंक अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो चेंज हो जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का काम करती है। तो इन फीमेल के अंदर हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है। क्या होता है, हाइपर एंड्रोजनिज्म। इन फीमेल को अगर हम फिर डील करते हैं ना, डील, ये आप लोगों ने वाइवा में याद रखना है। अगर ये फीमेल चाहती है कि हम आगे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड दीज फीमेल वांट टू कंसीव, दीज फीमेल विश टू प्रेग्नेंट, तो फिर उसको हम क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं। क्या देंगे, क्लोमिफेन सिट्रेट। ये एक ड्रग का नाम है, ये नाम सुना है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्लोमिफेन सिट्रेट। ये जो क्लोमिफेन सिट्रेट है
ये गायनी के अंदर वाइडली यूज होता है। जो फीमेल गायनी में काम कर चुकी है या जो फीमेल गायनी में फ्यूचर में जाके काम करेगी, तो ये ड्रग ओपीडी के हर टेबल पे पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोमिफेन सिट्रेट। अब ये जो क्लोमिफेन सिट्रेट है, इट इंड्यूसेस ओवुलेशन, ये प्रेगनेंसी या ओवुलेशन चांसेस बढ़ाती है, ठीक है जी। और अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और ऐसी फीमेल है जो ये समझ रहे कि वो आगे मजीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, तो उसको शॉर्ट टर्म ओसीपी देते हैं। क्या देंगे? ओसीपी, ताकि इसके सिम्टम को हम कंट्रोल करें। और दूसरी बात यह है कि ये फीमेल ओबीज होती है, हम वेट लॉस प्रमोट करेंगे। फीमेल को बताएंगे कि आप अपनी वजन कम करें, आप अपनी वेट लॉस करें, और वेट लॉस के लिए हम मेटफॉर्मिन देते हैं। क्या देंगे? मेटफॉर्मिन। ये जो ग्लूकोफेज है मेटफॉर्मिन, ये एंटी डायबिटोजेनिक भी है, ये हम डायबिटीज टाइप 2 में भी दे सकते हैं। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि इससे वेट लॉस होता है। अगर एक फीमेल है उसकी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, मतलब वो डायबिटिक नहीं है, वो जस्ट ये चाहती है कि उसका वेट लूज हो जाए, तो फिर भी वो मेटफॉर्मिन ले सकती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन डू नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराती। जिस तरह इंसुलिन है ना, वो हाइपोग्लाइसीमिया कराती है, बट मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराती। इसको कहते हैं यूग्लाइसेमिक एजेंट। ये क्या होता है? यूग्लाइसेमिक एजेंट। तो आप लोगों ने मेटफॉर्मिन दोनों में देने हैं। दूसरी बात, हम हर्सुटिज्म को फिर ट्रीट करेंगे, मतलब फेनास्टिराइड देते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन मेन पॉइंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये आप लोगों ने याद रखना है। इन लोगों में फैटी होती है कि नहीं? दे आर फैटी, ओबीज होती है, तो इन फीमेल के अंदर फैट्स का लेवल क्या होती है? ज्यादा। और एक्सेस फैट्स जो होती है ये इंसुलिन को काम करने नहीं देती, तो इन फीमेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा होती है। इसलिए इन फीमेल में हाइपरलिपिडीमिया की वजह से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज। तो अगर ये फीमेल हम प्रॉपर तरीके से टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे, तो इन फीमेल को आने वाले टाइम में टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लेके इनफर्टिलिटी। आप लोगों ने घर जाके अपने नोट से एक दफा देखना है कि इनफर्टिलिटी क्या है। कभी कभार वो एग्जाम में बताते हैं कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी। देखे, इसकी डेफिनेशन जिसने वहां पे ठीक बताया, तो उसका आधा स्टेशन पास हो जाता है। इसको बांझपन कहते हैं। इट डजंट मीन कि वो कपल जो बच्चे पैदा ना कर सके, ये गलत डेफिनेशन है, ठीक है। दोज कपल हु डू नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, लोग इस तरह कहते हैं ना, ये गलत है। आप लोगों ने इस तरह डेफिनेशन कहना है। इसकी 2 पार्ट है। कितने? 2। नंबर 1, इफ द कपल डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कपल है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और शर्त यह है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। अगर वो कंडोम यूज करते हैं, बैरियर मेथड यूज करते हैं, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिर प्रेगनेंसी तो वैसे नहीं होनी, तो इनफर्टिलिटी के जुमरे नहीं आती। नंबर 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? अनप्रोटेक्टेड, ये बताना है। और अगर इसके बावजूद, और जस्ट फॉर रेगुलरली 12 मंथ्स, कितने महीने? 12 मंथ्स, और 12 मंथ से मुराद 1 ईयर है। अब इसका मतलब यह है कि कपल्स है वो आज सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो दूसरे सेक्सुअल इंटरकोर्स में 7 दिन से ज्यादा गैप हो नहीं होना चाहिए, ये शर्त इसके अंदर, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर 1 हफ्ते के बाद दोबारा हो जाए, इसका मतलब इसको रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। तो रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स विच इज अनप्रोटेक्टेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, कितने? 12 मंथ्स, और उसके बावजूद भी फीमेल प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो उसको फिर क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी के जो लोग आते हैं ना, जिस तरह न्यू कपल आते हैं, वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है, ये स्ट्रेस लेती है, वो 5 महीने, 6 महीने के बाद आती है, तो वो ये कंप्लेंट करती है कि मतलब उसके 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, एंड दे आर मैरिड बट स्टिल दे डू नॉट प्रेग्नेंट। ऐसा होता है कि नहीं? तो आप उसको फिर काउंसिल करें और उसको ये समझाएं कि दैट इज नॉट इनफर्टिलिटी। अगर वो साल टाइम गुजर जाए और उसके बावजूद भी जनाब क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल वो फर्टिलिटी जो है वो गेन ना कर सके, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी। अब इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। अब अगर एक फीमेल कहती है पिछले 1 साल से वो ट्राई कर रही है कि वो कंसीव करे, बट वो नहीं कर रही, मेरी बात क्लियर है, और 1 साल का टाइम गुजरा है और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की हिस्ट्री भी मौजूद है, तो फिर ये किसके जुर्म रहेगी? इनफर्टिलिटी। तो हम उसके बाद ये सवाल करते हैं कि आपके पहले से बच्चे हैं कि नहीं है। क्लियर है? अगर वो फीमेल कहती है कि नहीं, जब से वो मैरिड हुई है तब से उसकी 1 दफा भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। क्या है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। और जिस फीमेल में कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ उसकी 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, अब वो दोबारा ट्राई करना चाहती है बट नहीं हो रही, तो वो फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। चलिए जी, अगर एक फीमेल आती है वो ये कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे तो बच्चे नहीं है, तो फिर नेक्स्ट सवाल अच्छे डॉक्टर का ये होता है कि क्या इससे पहले आपका कोई हमल ठहरा है कि नहीं ठहरा? हमल ठहरने का मतलब यह है कि आप प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो कहती कि 1 दफा हमल ठहरा था, लेकिन उसमें मुझसे बच्चा पहले 2 महीने में लॉस हुआ था, एबॉर्शन। क्या हुआ था? एबॉर्शन। अब हम ऑब्स्टेटिक में पढ़ेंगे, मतलब उससे बच्चा लॉस हुआ है। अब बच्चा लॉस है, बच्चा तो है नहीं, एबॉर्टेड बेबी है, बट शी वाज प्रेग्नेंट और नॉट, वो प्रेग्नेंट हुई थी तो अबॉर्शन हुआ है ना। इसका मतलब अगर फीमेल के बच्चे ना भी है, लेकिन 1 दफा उसकी कम से कम 1 दफा प्रेगनेंसी हो भी चुकी हो, तो वो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। अब समझ गए कि नहीं? इसका मतलब यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इसकी डिफरेंस हम नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन पे नहीं करते, इसकी जो फर्क है वो हम प्रेगनेंसी पे करते हैं। तो इसका मतलब वो इनफर्टिलिटी
जिसमें फीमेल जब से प्रेगनेंसी की कोशिश करती है उसकी एक दफ़ा भी प्रेगनेंसी ना हुई हो तो वो क्या है, प्राइमरी है, और जिसकी एक दफ़ा हुई हो वो सेकेंडरी है। ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर एक फीमेल है वो इनफर्टिलिटी के साथ आई है और आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड, आप इसका ये बताते हैं हिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड GPA। क्लियर है? GPA, G का मतलब ग्रेविडिटी, क्या है, ग्रेविडिटी, P का मतलब पैरिटी और A का मतलब एबॉर्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब ये जो ग्रेविडिटी है इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट, इसको कहते हैं ग्रेविडिटी, कि कितनी दफ़ा एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट हो चुकी है वो ग्रेविडिटी है। अब कितने बच्चे उसके लाइव है वो पैरिटी है, और कितने बच्चे हैं जिसके एबॉर्शन हो चुकी है। एबॉर्शन का मतलब यह है कि अगर एक बच्चा पैदा हो जाए और वो प्रेगनेंसी के 4 या 5 महीने से पहले ज़ाया हो जाए तो एबॉर्शन है। या एबॉर्शन की डेफिनेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये है कि वो बच्चा जिसकी पैदाइश के दिन उसका जो वजन है वो ½ kg से कम है, कितने kg से, ½ kg से कम है, वो भी एबॉर्शन होता है। तो इसका मतलब लॉस ऑफ फीटस बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कितने वीक पहले, 20 वीक, तो 20 वीक इज ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ। या तो 20 हफ्ते से पहले माँ से बच्चे की टिश्यू लॉस हो जाए, या बच्चा पैदा किसी भी वीक में हो जाए बट उसका बाई बर्थ वेट ½ kg से कम हो, इन दोनों को हम एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबॉर्शन। फिर ये हम अलग पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, मेडिकली इंड्यूस एबॉर्शन भी होता है। ठीक है जी। अब जो एबॉर्शन है, यहाँ पे एबॉर्शन तो हुई है, इसका मतलब कि फीमेल एक दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी और उसके अंदर भी उससे वो बच्चा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब दोबारा वो फीमेल आई है कि अब 1.5 साल हो गया कि वो प्रेगनेंसी की प्लान कर रही है लेकिन स्टिल शी कैन नॉट कंसीव, तो अब वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी, वो सेकेंडरी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर यहाँ पे G0 है, उसकी ग्रेविडिटी है नहीं, तो वो फिर प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। अब जब इनफर्टिलिटी की बात आती है तो हम पाकिस्तान के अंदर, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सोसाइटी के अंदर ज़्यादा फीमेल को ब्लेम किया जाता है। ठीक है जी। नो, मेल काजेज भी हो सकती है, फीमेल काज भी हो सकती है। तो वेन एवर देयर इज अ पेयर वी शुड कंपेयर, तो मतलब मेल फीमेल दोनों काजेज। लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक इनफर्टिलिटी में देखा गया है कि 57% जो वजूहात है वो फीमेल में होती है। कितना? 57%, मतलब 57% जो प्रॉब्लम्स है इनफर्टिलिटी में वो फीमेल के अंदर होती है। लाइक या यूट्राइन एनोमली है, ट्यूबल एनोमली है, मेरी बात समझ गए क्या नहीं, ओवुलेशन प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मसले हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, फीमेल काज में। मेल के अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, हाइपोगोनाडिज्म है। क्लियर है? तो मेल के अंदर जो काजेज है वो अराउंड अबाउट 33% है। कितना है? 33%। तो आप लोग को मैंने अभी बताया है कि फीमेल में काजेज कितने हैं, दैट इज यस, और एग्जैक्टली 25 to 33, तो 25% मेल ले ले और रिमेनिंग जो है 16 से 17% जो है वो कभी कभार मेल में भी कुछ नहीं होता, फीमेल में भी कुछ नहीं होता। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मतलब दोनों कपल्स बिल्कुल ठीक है बट स्टिल दे कैन नॉट कंसीव। तो कुछ काजेस पे कुदरत का निज़ाम है, वो इंसान की अकल से बाहर होती है। तो मतलब 16 से 17% केसेस में अननोन होती है। क्या होती है? अननोन होती है। इसको इडियोपैथिक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक। इसका मतलब यह है कि इनफर्टिलिटी की वजूहात में फीमेल 57% होती है, 25% मेल के मसले होते हैं और 16 से 17% केसेस के अंदर हमें पता नहीं चलता। ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी जो वर्कअप है, हम फिर इसकी काज मालूम करते हैं। पहले काज को रूल आउट करेंगे, काज होगी तो फिर बाद में जाके हम क्या करेंगे, वो डील करेंगे। मेल के अंदर सबसे कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी वो प्री मेच्योर एजाकुलेशन है। क्या है? प्री मेच्योर एजाकुलेशन। ये एग्जाम के अंदर वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉमनेस्ट काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, दैट इज प्री मेच्योर एजाकुलेशन। ठीक है जी, ये याद रखना है। ओके जी। अब यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट याद रखना है गायनेकोलॉजिकल कैंसर। गायनेकोलॉजिकल कैंसर, इस पे हम अलग सी बात भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। गायनेकोलॉजिकल कैंसर, इसमें आप लोगों ने 3 याद रखना है। एक तो सर्वाइकल कैंसर है, क्या है? सर्वाइकल, और एक है एंडोमीट्रियल कैंसर। कौन सा है कैंसर? एंडोमेट्रियल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड ओवेरियन कैंसर, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन CA। ये 3 कैंसर आप लोगों ने NRE स्टेप 1 के नोट से पढ़ने हैं। इस पे वो वाइवा भी ले सकते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर है ये यंग एज इसके अंदर होती है, ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल में होती है। इसका जो सबसे बड़ा हिंट होता है ना एग्जाम के अंदर, गौर से सुने, इसको कहते हैं पोस्ट कोएटल ब्लीड। मतलब फीमेल आती है और उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है और वो रुकती नहीं है। तो इसका जो सबसे बड़ा हॉलमार्क होता है दैट इज कॉल्ड यंग एज के अंदर फीमेल है और उसको जनाब जो इशू है दैट इज कॉल्ड पोस्ट कोएटल ब्लीडिंग। पोस्ट कोएटल से मुराद होते हैं ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है जी। दैट इज द बिगेस्ट क्लू फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर वाहिद गायनेकोलॉजिकल कैंसर है जिसके लिए हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं। वो पेप स्मेयर है। क्या है? पेप स्मेयर है। और उस स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से इसको हम अर्ली कैच करते हैं, इसकी प्रोग्नोसिस सबसे अच्छी होती है। ठीक है जी। और इसकी स्क्रीनिंग नहीं है, दे डायग्नोज लेट, तो उसकी प्रोग्नोसिस बुरी होती है।
द बेस्ट प्रोग्नोसिस इन ऑल गायनेकोलॉजिकल कैंसर वो किसकी है? सर्वाइकल। और सबसे पुअर प्रोग्नोसिस जो है वो किसकी है? ओवेरियन कैंसर की है। ओवेरियन कैंसर से डेथ के रेशो ज्यादा होती है, उससे डेथ ज्यादा होती है। और इसमें आप लोगों ने सुना होगा CA-125 ट्यूमर मार्कर, ये नाम सुना है कि नहीं? CA-125 जब रेज होता है ये ओवेरियन कैंसर की वैरायटी होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियल कैंसर, इसकी जो बिगेस्ट फ्लू है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होती है, मतलब उन फीमेल में जिनकी उम्र 51 साल के बाद होती है, क्योंकि जो मेनोपॉज है दैट इज अ फिजियोलॉजिकल परमानेंट एज रिलेटेड स्टॉपेज ऑफ द मेंसेस, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। कि अगर एक फीमेल है उसकी एज के मुताबिक परमानेंट मेंसेस क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और ये 51 ईयर एज के अंदर एवरेज आती है। उसके बाद जो वेजाइनल ब्लीड है एक ओल्डर फीमेल के अंदर, उसमें हम किसके बारे में सोचते हैं? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो द मोस्ट कॉमन कैंसर इन रिप्रोडक्टिव एज वो क्या है? सर्वाइकल कैंसर है। और पोस्ट मेनोपॉजल एज के अंदर वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। और अगर आपसे सर ये पूछे कि ऐसा कंडीशन बताएं जिसमें फीमेल यंग होती है फिर भी उसको कौन सा कैंसर हो सकता है? एंडोमेट्रियल, दैट विल बी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। यार इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है कि नहीं? इसमें हार्मोनल प्रोफाइल खराब होता है, तो एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है? ज्यादा। और एस्ट्रोजन इज अ डिस्ट्रक्टिव फॉर एंडोमेट्रियम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर यंग एजेस में भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होती है। जो फीमेल HRT लेती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, ये नाम सुना है कि नहीं? तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी में एस्ट्रोजन होता है कि नहीं? तो उसके बाद अगर वेजाइनल ब्लीड आ जाए तो वो भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट लिखे वेरी इंपोर्टेंट, इसमें HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में HPV 16 एंड 18 होता है। एक लिखे दैट इज कॉल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स। कौन सा क्वेश्चन आता है? यूट्राइन प्रोलैप्स, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। एक्चुअली होता यह है कि फॉर एग्जांपल प्रोलैप्स का मतलब यह है कि अपनी जगह से मतलब यह है दूसरी जगह मतलब मिसप्लेस होना। अब अगर ये यूटरस है, यूटरस का सबसे जो लोअर पार्ट है दैट इज सर्विक्स, ये क्या है? सर्विक्स। अब सर्विक्स का ये वाला हिस्सा जो किसको फेस करती है? एनीवन? यूटरस को। और ये वाला हिस्सा जो किसको फेस करती है? वेजाइना, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, या इसको हम कहते हैं वेजाइनल कैनाल, ठीक है जी। एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू वेजाइना इट विल एंटर टू द यूटरस बाय द हेल्प ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जो होल होता है ना, ओपनिंग, इसको सर्वाइकल ओस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाइकल ओस, OS। सर्वाइकल ओस का मतलब होता है सर्वाइकल ओपनिंग, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, दिस पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज फेसिंग टुवर्ड द यूटरस एंड दिस पार्ट इज फेसिंग टुवर्ड द वेजाइनल कैनाल। तो ये वाला एंडो सर्विक्स है और ये एक्टो सर्विक्स है, समझ गए क्या नहीं? क्योंकि वेजाइना इज एक्सटीरियर, वेजाइना इज आउटवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्टो सर्विक्स है और ये क्या है? एंडो सर्विक्स है। अब सवाल ये है, फॉर एग्जांपल इधर फोकस करें, अगर यूटरस की सपोर्ट खराब हो जाए, a lot of ligaments are there which keep the uterus in place, जिस तरह के कार्डिनल लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है जी। तो ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये सारे के सारे वो लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ये यूटरस को क्या करते हैं? एक जगह पे होल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर उस लिगामेंट्स के अंदर वीकनेस आ जाए तो फिर यूटरस भी मिसप्लेस हो सकता है कि नहीं? अब यूटरस जो है इसका अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट, या तो पूरा यूटरस या यूटरस का कुछ हिस्सा, अगर इस पे ऊपर से जोर लगती है तो वो नीचे जाएगी ना। अगर वो नीचे जाती है और ये वेजाइना के अपर हाफ तक आती है, कहां तक? अपर हाफ। तो यूटरस का पूरा या इसका कुछ हिस्सा अपनी जगह से मिसप्लेस होना, इसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर यूट्राइन प्रोलैप्स जो है ऐसा हुआ है जिसमें यूटरस का कुछ हिस्सा वेजाइना के ऊपर हाफ तक आई है, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स स्टेज 1। इसको क्या कहते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्स स्टेज 1। वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन है। और अगर मिसाल के तौर पे यूटरस जो है वो इतना जनाब ऊपर से जोर लगी है कि यूटरस का जो हिस्सा है वो लोअर हाफ ऑफ वेजाइना में भी आ चुका है, इसको स्टेज 2 कहते हैं, समझ गए कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्टेज 2। तो इफ यूट्राइन प्रोलैप्स इज लिमिटेड इनटू द अपर हाफ ऑफ वेजाइना, वो स्टेज 1 है। और जब लोअर हाफ ऑफ वेजाइना तक आ जाए तो उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। अब इसके बाद अगर देखें यूटरस का पार्ट वेजाइनल ओपनिंग तक आ जाए, वेजाइना से थोड़ा सा बाहर हमें दिख रहा हो, बाहर की तरफ कुछ पार्ट निकले, तो क्या है? स्टेज 3 है। और अगर पूरा का पूरा यूटरस वेजाइना से बाहर पड़ा हो, व्हेनेवर वी एग्जामिन द पेशेंट, तो कभी कभार यूटरस का एक हिस्सा या पूरा यूटरस वेजाइना से बाहर पड़ा होता है एंड दे हैंग फ्रॉम वेजाइना, तो इसको स्टेज 4 कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज 4। इसका मतलब यह है कि डिग्री ऑफ प्रोलैप्स को देखते हुए प्रोलैप्स के जनाब 4 स्टेजेस होते हैं। इफ यूट्राइन प्रोलैप्स इज लिमिटेड अप टू द अपर हाफ ऑफ वेजाइना, वो स्टेज 1 है। अगर वो लोअर हाफ ऑफ वेजाइना में आ जाए वो स्टेज 2 है। और अगर वेजाइनल ओपनिंग तक आ जाए तो वो स्टेज 3 है। और अगर वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाए तो वो स्टेज 4 होता है, ठीक है जी। ये जनाब जितना स्टेज ज्यादा होगा उतना जनाब प्रोलैप्स की डिग्री ज्यादा सीवियर होती है। जो स्टेज 1 और 2 है, वो से सुने, स्टेज 1 एंड 2, इसके अंदर हम क्या करते हैं? यूटरस को दोबारा अपनी जगह पे प्लेस करते हैं। इसको कहते हैं रिपेयर मैकेनिज्म, कि जो यूटरस है उसको रिपेयर करते हैं और उसको अपनी जगह पे वापस पुश बैक करते हैं, जिस तरह हर्निया होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर स्टेज कौन सा है?
3 या 4 है तो उसमें तो यूट्रस बाहर आया होता है, तो फिर हम हेस्टेरेक्टोमी करते हैं। क्या करते हैं? हेस्टेरेक्टोमी। फिर यूट्रस को ही रिमूव करते हैं और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस को हम क्या कहते हैं? हेस्टेरेक्टोमी। क्योंकि ये यूट्रस आप वापस लेके जाएंगे तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर। और जब यूट्रस पता है यहाँ से नीचे की तरफ जोर लगाता है तो साथ में ब्लेडर कंप्रेस हो सकती है कि नहीं? यूरिनरी ब्लेडर होता है साथ, और जब यूट्रस जोर लगा के नीचे आता है तो यूरिनरी ब्लेडर साइड बाय साइड कंप्रेस होता है। इन फीमेल के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। क्या होती है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। उससे यूरिन की ड्रिबलिंग होती है, यूरिन के कतरे जाते रहते हैं इनवॉलेंटरी। और जब ये रेक्टम को कंप्रेस करे तो फीकल इनकॉन्टिनेंस होते हैं, स्टूल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और जब किसी फीमेल को प्रोलैप्स है स्टेज 1 में है तो उसको तो यूट्रस बाहर से नजर नहीं आएगा क्योंकि तो अपर हाफ में है। तो ये फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो दे फील इंटेंस पेन। तो लेकर डिस्पेरूनिया। डिस्पेरूनिया का मतलब होता है सुवियर पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पेरूनिया। तो डिस्पेरूनिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फीकल इनकॉन्टिनेंस। और जब यूट्रस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो इन फीमेल को लोअर पार्ट के अंदर एक हेवी प्रेशर फील होता है। तो फीलिंग अ हेवी प्रेशर इन द रिप्रोडक्टिव एरिया इज अ हॉल मार्क ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। ये किसके अंदर होता है? यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्रस एब्डोमेन में है, ये पेल्विक एरिया में है। क्या बस? यूट्रस ये पेल्विक कैविटी के अंदर आता है। इसका मतलब ये है, इसको दूसरा नाम हम देते हैं पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स। ये क्या होता है? पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स। तो जो यूट्राइन प्रोलैप्स है ये पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स में भी आता है। तो अगर आप लोगों से मैम ये पूछती है कि पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स में कौन सा आर्गन है जो ज्यादातर मिसप्लेस होता है, वो यूट्रस है। क्या है? यूट्रस है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द टॉपिक्स फॉर द गायनी वाइवा। ये गायनी वाइवा के लिए आप लोगों ने याद करने हैं। 10 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, वो मैं मल्टीमीडिया पे आप लोगों से क्वेश्चन की शक्ल में एक्सप्लेन कराऊंगा। ये टॉपिक्स और वो जब मिल जाए तो आपकी वाइवा के काम करेंगे। और अब इस क्लास में इसके हम हिस्ट्रीज डिस्कस करेंगे कि गायनी के अंदर हिस्ट्रीज कौन कौन सी आती है। ठीक है जी, अब 10 मिनट ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर शाबाश ले आ रहे हैं। ओके।